What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. आज है 28 नवंबर. काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के न्यूज़पेपर में, पर उससे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन. जाकर इसको मैप में निहारिएगा, फिर इसको कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. और अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन देता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि आसपास वाला एरिया भी देख लिया कीजिए. ये नहीं कि जिस जस्ट जो कंट्री बोली है वही देखनी है. यानी कि रिविजन होता रहेगा. जितनी बार आप लोग मैप को निहारोगे, जितनी बार आप लोग मैप पर टाइम दोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी. और मैप का मतलब यह है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जितना ज्यादा आप लोग मैप पे फोकस देकर चलोगे. तो आइए देखते हैं कौन कौन से शानदार आज हम लोग को आर्टिकल डिस्कस करने हैं. जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर, यह साइक्लोन गाजा के बारे में. जितना सोचा गया था उससे भी ज्यादा खतरनाक देखने को मिला साइक्लोन गाजा. ये नहीं कहते हैं आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर. तो ये जो बातें हैं, यानी कि देखने में तो बड़े छोटा लग रहा था यार ये, पर लेकिन जो इंपैक्ट यहाँ पर डाला है वो यहाँ पर काफी खतरनाक लेवल का देखने को मिला. तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिएगा. डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा आर्टिकल को. नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, रुपये की जो वैल्यू है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही है, और जिस तरीके से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में बैलेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया है. हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं हल्का सा वो भी यहाँ पर जिक्र करेंगे हम लोग. आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि काफी शानदार तरीके से इंपैक्ट डालती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी खासकर हेल्थ सेक्टर पर. तो क्या क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से हम लोग अपने हेल्थ सेक्टर को और शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते करते भी कॉस्ट को हम लोग मेंटेन रख सकते हैं. आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है. यानी कहने का मतलब ये फैसिलिटी बढ़ जाए पर कॉस्ट न बढ़े, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है. और कैसे अचीव करेंगे देखने वाली बात होगी. अंडमान निकोबार वाले एरिया में अभी यहाँ पर एक आइलैंड पर एक अमेरिकन नेशनल मारा गया. उसी के बारे में यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उसके बारे में डिस्कस किया गया. हालांकि कई बार डिस्कस किया जा चुका है, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में दूंगा. आर्टिकल यहाँ पर रिलेटेड है पॉलिटिक्स, नहीं डिस्कस करेंगे हम ये वाला आर्टिकल. ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर इलेक्शन, तो उसी की वजह से यहाँ पर बातें हैं, तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे. और जो नीचे छोटा सा डेटा पॉइंट वाला यहाँ पर ये पोर्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है. जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है उसको कंपेयर की जा रही है. वहां पर वोटिंग कैसी रहती है, कितने लोग वहां पर वोट करते हैं. तो अच्छा आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं. पर सबसे पहले आप लोगों के सामने आज का आर्टिकल जो कि है यहाँ पर साइक्लोन गाजा के बारे में. साइक्लोन गाजा आप लोगों को बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिला. तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को शेर भी सुनाया छोटा सा, या फिर आप लोग दोहा बोल सकते हैं, सत सैया के दोए रे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर. कहने का मतलब यह है कि देखिए जो सतसैया के जो दोहे होते हैं वो नाविक के तीर जैसे होते हैं. यानी कि देखने में तो छोटे लगते हैं वो, पर लेकिन घाव बहुत ज्यादा करते हैं. तो ये भी कुछ ऐसा ही साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिला. देखने में बड़ा छोटा लगा, पर लेकिन जिस तरीके से इसने इंपैक्ट डाला यहाँ पर तमिलनाडु वाले एरिया में, तो वो काफी खतरनाक अभी यहाँ पर जो एनालाइज उसको किया जा रहा है वो निकल कर आ रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर इसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर किया जा रहा है गाजा साइक्लोन का. तो देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है. इसके बाद में क्या क्या बातें हैं सबसे पहले अब यहाँ पर जानते हैं. देखिए अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो हमारी कंट्री में है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी कंट्री में 2005 में बनाई गई. क्यों बनाई गई? क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी, और सुनामी के बाद में यहाँ पर ये एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई कि कल को अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है उसको कंट्रोल किया जा सके. सुनामी जैसा यहाँ पर कंपेरेबल किया जा रहा है यहाँ पर गाजा साइक्लोन को, क्योंकि काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पर जब इकोनॉमिक एस्टिमेट लगाया गया कि क्या डिजास्टर देखने को मिला, तो यहाँ पर वो काफी कुछ निकल कर आया. तो बोला जा रहा है कि देखिए लगभग यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे देखने को मिले जो कि नॉर्मल जो सेशन होता है, नॉर्मल जो सीजन आता है, यानी कि जिस तरीके से जो सीजन में जो लॉस होता है स्टॉर्म की वजह से, उससे कहीं ज्यादा देखने को मिला. ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर देने जाएं और क्वेश्चन पेपर आप लोग सोचे कि बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है, पर लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पेपर आ जाए और आप लोग उसके हिसाब से तैयार ना हो, तो कुछ ऐसे यहां पर आप लोग समझ सकते हैं. तो ये जो देखने को मिला ये ऐसा नहीं था जो नॉर्मल साइक्लोन आते हैं, ये खतरनाक लेवल का साइक्लोन देखने को मिला. और कल द हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि किस तरीके से द हिंदू भी फिर से यहां पर हेल्प करने के लिए कह रहा है. जिस तरीके से केरला में जब बाढ़ आई थी उस टाइम पर हेल्प करने के लिए बोला गया था. द हिंदू अगर कोई इस तरीके की बातें बोलता है तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा वहां पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि आउट ऑफ द कंट्रोल है गवर्नमेंट के. जब तक सब साथ नहीं आएंगे तब तक सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा. तो देखिए कहां कहां पर इंपैक्ट देखने को मिला.
बहुत सारे जो घर थे वो कोलैप्स हो गए। इसके अलावा जो खेत थे उनकी कहानी खत्म हो गई, यानी कि खेत खलियान जो भी उन्होंने खेतों में लगा रखा था वो बहुत बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज की बात करें, आसपास में जो पीने का पानी था वो कंटेमिनेटेड हो चुका है, यानी कि पीने लायक नहीं बचा हुआ है। और जब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कौन बोलेगा कि यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा बहुत सारे एरिया ऐसे हो चुके हैं जो ब्लॉक रोड हो चुके हैं, यानी कि लोगों के जाने लायक नहीं बचे हैं। ये भी काफी खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। नॉर्मली आप लोग निकलते हैं घर से, ऑफिस जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर कहीं और भी आप लोगों को जाना होता है। अगर रास्ते में रोड ही ब्लॉक पड़ी रहे तो आप लोग कहां तक पहुंच पाएंगे। तो कंडीशन आप लोग एनालाइज कर सकते हैं अपने आप के साथ में कंपेयर करने के बाद में। जब सेंटर को यहां पर रिपोर्ट दी गई तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसने बताया कि लगभग होमलेस हो चुके हैं 3.7 जो मिलियन लोग हैं, जो 3.7 लाख जो लोग हैं। इसके अलावा जो घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो 3.4 लाख हो चुके हैं। तो इस तरीके यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहे हैं। साइक्लोन की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर और जो यहाँ पर लाइवलीहुड है, जो फर्टाइल रीजन है वो बर्बाद हो चुकी है। बहुत सारा ऐसा खेत था जो कि प्रोडक्टिव लैंड था वो बर्बाद हो चुका है। और बहुत सारे जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो भी घरों में एनिमल्स जो रखते हैं दूध के या फिर जो भी खेत खलियानों में काम करने के, वो भी मारे जा चुके हैं। क्योंकि इंसान अपने आप को पहले बचाएगा कि एनिमल्स को पहले बचाएगा और उनको कहां लेकर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो एनिमल्स को ही फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे यहाँ पर मारे जाते हैं। और आप लोग अब इसको समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पानी भरा हुआ है, वहां पर बहुत सारे एनिमल्स मरे हुए पड़े हैं, मतलब बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े हैं। वहां पर बहुत सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, महामारी की भी कंडीशन हो जाती है अगर लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी एक जगह इकट्ठा रह जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंपेयर करके अगर देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि खतरनाक लेवल काफी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके आगे बात की जा रही है कोकोनट ट्री की। अगर 60 से 80% कोकोनट ट्री की बात करें तो वो गिर चुके हैं। देखिए 60 से 80% की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि गिर चुके हैं आज के डेट में। अगर आप लोग आगे देखेंगे इनको, ये लगभग क्वार्टर जो हमारी कंट्री में जो कोकोनट जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका 1/4 लगभग आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम पर जो भी आप लोग नारियल पानी वगैरह पीते हैं उसका भी प्राइस हो सकता है आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो इस तरीके से कंडीशन काफी खराब है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मान लीजिए चावल वगैरह की खेती होती है, गेहूं वगैरह खेती होती है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड रहता है, 3 से 4 महीने आप लोगों को देखने को मिलेगा, 4-5 महीने मैक्सिमम आप लोग देखते हैं, इसमें ये कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में काट ली जाती है। पर लेकिन कोकोनट ट्री को पहले लगाया जाता है, फिर उसको 3-4 साल या 5 साल जितना भी टाइम उसको लगता है उसको देखा जाएगा, उसके बाद में जाकर यहाँ पर प्रोडक्टिव निकलेगी। अगर कोकोनट ट्री यहाँ पर गिर रहा है किसी का, तो कहने का मतलब यह एक तरीके से वो लंबा टाइम लेता है, फिर से अगर उसको लगाया जाएगा, प्लांटेशन उसकी की जाएगी, तो ये एक लंबा लॉस आप लोग बोल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे कि नॉर्मल खेती होती है। तो ये फार्मर के ऊपर, किसान के ऊपर एक खतरनाक लेवल का इंपैक्ट डालने वाला है। इसी के अलावा जो यहाँ पर लोन लेकर किसी ने अगर ये लगा रखा था, तो आप लोग समझ सकते हैं, एक तो लोन लेकर लगाया और ऊपर से सब कुछ बर्बाद हो गया, तो अब किसानों की हालत क्या होगी। वो सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, अगर यहाँ पर ये कंडीशन बनी रही और गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की। तो टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भी यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, इसके लिए सर्विस डिलीवरी जो अफेक्ट हो चुकी है वो सारी प्रोवाइड करानी है, यानी कि फिर से कनेक्टिविटी बनानी है, फिर से यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर दें। हालांकि देखिए लंबा इंपैक्ट पड़ता है माइंड पर भी लोगों के, और जान मान की तो हानि होती है। इसके अलावा लोगों का जो साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी हिल जाता है ऐसी कंडीशन में। बहुत सारे लोगों के पास में, मान लीजिए किसी के पास में एक गाय या भैंस है और वो उससे अपना घर चला रहा है दूध वगैरह बेच के, अगर वही मर जाए तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कंडीशन बनेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं देखने में, अगर आप लोगों को छोटी लग रही हैं, पर लेकिन बहुत बड़ी होती है किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए। एक कोई कमाने वाला इंसान है पूरी फैमिली में और वही निकल गया यहाँ से, उसी की डेथ होगी, तो क्या होगा उस फैमिली का। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने के लिए बहुत छोटी बातें होती है, पर लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत ह्यूज होता है उस पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए, जो कहानी खराब हुई है इसको रिहेबिलिट करने के लिए और मिटिगेशन यानी कि जो लॉस है उसको यहां पर ठीक करने के लिए बोला गया है 1000 करोड़ यहां पर चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अभी इमीडिएट जो चाहिए, ये चाहिए यहां पर 1431 करोड़, जो इमीडिएट रिलीफ यहां पर जो वर्क करने के लिए होना चाहिए, यानी कि एक ह्यूज लॉस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। फार्म इंश्योरेंस की अगर बात करें, जो फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में, जो रिसेंटली अभी स्टार्ट की गई थी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए उसमें जो एक तरीके से इंश्योरेंस रहता है वो फूड क्रॉप्स या फिर ऑयल सीड या फिर और जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वगैरह होती है, ये कवर करता है। नॉर्मल दूसरी जो
काफी सारी ऐसी खेती है जो यहाँ पर कवर ही नहीं की जाती है इसके अंदर, तो उनका क्या होगा? तो जो किसानों ने वो लगा रखी थी मान लीजिए लोन लेके, तो उसका कैसे यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जाएगा? तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एवरेज अगर देखा जाए यहाँ पर सिटीजन भी काफी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरीके से केरला के बाढ़ में आप लोग देखते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जो भी जॉब कर रहा है कम से कम उसको तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना ही चाहिए। 100 200 500 जितना भी आप लोग कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बोला जाए, नेक्स्ट जो बात की जा रही है, जो साइक्लोन गाजा देखने को मिला यहाँ पर, ये खतरनाक लेवल का इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आया, जितने यहाँ पर सोचा भी नहीं गया था। तो इसीलिए जो रिलीफ मेजर होने चाहिए वो भी उसी लेवल के होने चाहिए जिस लेवल का यहाँ पर डिजास्टर हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिजास्टर इतने खतरनाक लेवल का है और आप लोग यहाँ पर रिलीफ जो चलाएं वो थोड़ा कम चलाएं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको समझा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर डॉलर और रुपये की वैल्यू के बारे में, और ये डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को ऑयल प्राइस से देखने को मिलेगी। ऑयल प्राइस घटता बढ़ता है, उसी तरीके से डॉलर रुपये की वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है, और खासकर हमारी कंट्री के लिए तो स्पेशली। आखिर हमारी कंट्री के लिए स्पेशली क्यों बोला वो आप लोग इससे समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा जो कोई भी क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहा है। और हाँ, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 1 तारीख से कई सारी चीजें चेंज होने वाली है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी मन की बात वीर के साथ, वो उसके वीडियो के नीचे जाकर आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखेगा क्या क्या चेंज आप लोग करना चाहते हैं। लगभग वहां पर 1200-1300 कमेंट अभी आ चुके हैं, ये काफी कम है। जिस तरीके से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लगभग 30,000 लोग, ओनली 1200 लोग सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया जाए पढ़ लेंगे, अपना खुद की कोई राय नहीं है। तो जाकर राय दीजिएगा। कमेंट जो लिंक वीडियो का है आप लोगों को जो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक, उस पर जाकर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या आप लोग चेंज चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे नहीं, उस वीडियो के नीचे सारे कमेंट एक जगह चाहिए मुझे, ताकि तीनों वीडियो में जो भी मुझे चेंज करना है आने वाले टाइम में मैं उनमें चेंज कर सकूं। भले ही एक छोटा सा चेंज हो, पर लेकिन तीनों वीडियो में आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं 1 तारीख से। बाकी अब यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। तो देखिए, हाँ, मैंने ये भी पूछा था कि क्वेश्चन की वीडियो में क्या क्या चेंज आप लोग मैक्सिमम चाहते हैं। टाइम भी हो सकता है चेंज हो आप लोग का, क्योंकि कई सारी चीजें मुझे करनी है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो। एक बात की गारंटी जरूर देना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी चेंज होगा वो आप लोगों का पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों का जो शेड्यूल चल रहा है उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव ही देखने को मिलेगा और इससे इंप्रूव वर्जन ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप लोगों से सजेशन मांगे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की गई है। आज की डेट में हमारी कंट्री में जो जहां पर हम जितना भी यहाँ पर तेल वगैरह खरीदते हैं, तो कहां से कितना खरीदते हैं, ये डेटा आप लोगों के किसी काम का नहीं है। अगर देखेंगे, हम लोगों को इस वाले डेटा पे फोकस देना है। अगर हम लोग बात करते हैं 17-18 की, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इराक से जो हम लोग खरीदते थे वो सबसे ज्यादा खरीदते थे, इसके बाद सऊदी अरेबिया, इसके बाद ईरान, और फिर वेनेजुला, नाइजीरिया और यहाँ पर यूएई। तो टोटल ये टॉप 6 कंट्री है जिससे हम लोग अपना ऑयल प्रोडक्शन, जो हम लोग क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल आप लोग बोलिए, वो खरीदते हैं। तो लगभग जो हमारा टोटल है उसका 80% हम लोग खरीदते हैं। 80% हम लोग खरीद रहे हैं और 20% हमारी कंट्री में है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम हमारा डिपेंडेंसी वो है, वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इसलिए अगर इसका प्राइस ऊपर नीचे होगा तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपैक्ट हमारी रुपये पे पड़ने वाला है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका वाला ये एरिया हो गया, यानी कि अफ्रीका हो गया यहाँ पर, ये साउथ अमेरिका वाला हो गया, और ये पर्टिकुलर ये वाला एरिया हो गया, मैक्सिमम इससे हम लोग अपना ऑयल अपना खरीदते हैं, जो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो 80% मैंने आप लोगों को बोला है, तो 80% का मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर इन 3 जगह से हम लोग खरीदते हुए नजर आएंगे। और यहां पर कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर इस वाले रीजन की बात करूं तो मैं, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के बीच में, ईरान के बीच में प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं, और भी कई सारी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती रहती है। तो इसलिए फोकस ये किया जाता है कैसे हम लोग अपनी कंट्री में ऑयल का जो रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इन चीजों पर फोकस देकर चल सकते हैं। तो उसी के बारे में कंप्लीट आर्टिकल है, एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बातें ये की जा रही है कि देखिए, अगर आप लोग रुपये के भागे की बात करें तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग कई तरीके से नजर आएगा। एक तो ऑयल के ऊपर डिपेंड आएगा, और सबसे बड़ी बात यह अभी रिसेंटली जो रुपये में एप्रिसिएशन देखने को मिला, उसके बाद भी 11% जब यहां पर देखने को मिलेगा, जब से यहां पर गिरना स्टार्ट हुआ था, अब भी यहां पर कम है। यानी कि अब भी यहां पर एप्रिशिएट होने के बाद भी इतना ज्यादा गिर गया था, अब भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए था। और डायरेक्ट कनेक्ट किससे? क्रूड ऑयल से, यानी कि कच्चे तेल से। और कच्चा तेल 80% हम लोग खरीद रहे हैं। तो अगर कच्चे तेल की वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो हमारे रुपये की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, वो देखने को मिलेगा। 86 था यहां पर डॉलर, अब यहां पर 60 आ गया है। तो इसकी वजह से हमारे रुपये में भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि कच्चे तेल की वैल्यू घट गई है यहां पर $26।
ठीक है, $26 मायने रखता है। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे 7 से क्या लगभग 7 से क्या वो 70 से क्या यहाँ पर 72 से करनी पड़ेगी, क्योंकि $1 की वैल्यू लगभग 72 रुपये आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उस तरीके से समझ सकते हैं, मोटा मोटा तौर पर 70 से भी करके आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये पर बैरल की बात की जा रही है, और पता नहीं कितने बैरल हम लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। जिस तरीके से पूरी कंट्री आप लोग समझ सकते हैं, पूरी कंट्री का जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है, कितने लोग बाइक चला रहे हैं, कितने लोग गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक वगैरह ट्रैक्टर वगैरह क्या क्या चल रहे हैं सब, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैरल पर इतना बच रहा है तो कितना बच पाएगा पूरा। तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ह्यूज इंपैक्ट डालता है। इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, अगर यहाँ पर देखिए ग्लोबल में जिस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में जो प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है? कुछ कंट्री ऐसी जैसे चाइना, ग्रोथ अच्छी खासी देखने को नहीं मिल रही है। रीजन क्या है? ट्रेड वॉर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में, और भी कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। उस तरीके से लेबर कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसकी वजह से चाइना की जो ग्रोथ है वो डाउन होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात ये की जा रही है कि जो ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहा है, अगर जरा सा भी ड्रॉप होता है, अगर $10 का ड्रॉप होता है तो $26 का ड्रॉप हो गया, अगर $10 भी यहां पर गिरता है तो हमारा जो करंट अकाउंट है और जो यहां पर फिजिकल जो डेफिसिट है, यानी कि जो यहां पर करंट जो यहां पर बात की जा रही है इंडिया करंट अकाउंट और फिजिकल डेफिसिट है, उसमें दोनों में आप लोग देखते हैं रेस्पेक्टिवली यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है 0.5 और 0.1, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है अगर किसी कंट्री की पर्टिकुलर जीडीपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है जैसे जैसे ऑयल की वैल्यू डिक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे जैसे हमारी डॉलर और रुपये की वैल्यू में एक बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब यह है घुमा फिरा के अगर यहां पर ऑयल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारी इकोनॉमी में शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि 6 दिसंबर को बात की जा रही है ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है जिसको ओपेक हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इन्होंने मिलने की बात की और मिलने के बाद में इन्होंने ये बोला है कि हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है। पर लेकिन एक साइड में यहाँ पर ऑयल की बात की जा रही है तो दूसरी साइड में सेल गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी खासकर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है ऑयल के प्राइस पर। तो अभी यहाँ पर राइटर जो बोल रहे हैं वो बड़ा शानदार सा सजेशन दे रहे हैं कि देखिए जब आप लोगों की हालत अच्छी हो उस टाइम पर कम से कम इतना सेव कर लेना चाहिए कि जब हालत खराब हो तो उस सेविंग को यूज किया जाए। कहने का मतलब यह है कि अब जो यहां पर जो भी यहां पर ये एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, यहां पर आज के डेट में हमको अपने आप को इतना कैपेबल कर लेना चाहिए अगर कल को यहां पर ऑयल का प्राइस जंप होता है तो हम लोगों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट न पड़े। तो कहने का मतलब यही है घुमा फिरा के जब यहां पर टाइम हो आप लोगों के पास में अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, ये नहीं कि जब एग्जाम सर पे आ जाए तब पढ़ने बैठे और फिर खस्ता हालत हो जाए। तो ये कुछ बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, काफी शानदार आर्टिकल है अगला आर्टिकल बात की जा रही है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है? मोटी मोटी भाषा में बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं जो रिसेंट की सबसे शानदार जो टेक्नोलॉजी होती है किसी फील्ड में जो यूज की जा रही है उसको बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग आप लोग देखते हैं आज के दिन में मेडिकल के फील्ड में या फिर डिफेंस के फील्ड में, जहां पर भी आप लोगों को जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी आई है उसको यूज करने की बात यहां पर की जा रही है। पर लेकिन एक बात बड़ी शानदार यहां पर बोली जा रही है, वो आप लोग जरूर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक साइड में तो आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों के लिए कुछ भी आप लोग मान लीजिए, एक साइड में आप लोगों को बोला जाए कि हेल्थ सेक्टर जो है वो आप लोगों के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। दूसरी साइड में आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों की जो यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री तो होगी और इसी के साथ में जो वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी है वो भी यूज की जाएगी। तो कैसे पॉसिबल है? एक साइड में तो फ्री प्रोवाइड कराना है और दूसरी साइड में शानदार टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है। शानदार टेक्नोलॉजी के लिए तो यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? तो असली चक्कर यही है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है आज की डेट का, आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से बैलेंस बनाकर चलना है टेक्नोलॉजी के बीच में और कॉस्ट के बीच में, यानी कि टेक्नोलॉजी भी मिल जाए सबको और कॉस्ट भी वही मेंटेन रहे। तो कैसे बैलेंस बनाकर हम लोग चलना है, ये क्वेश्चन आप लोगों का है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसके बारे में सोचकर चले और उसको भी अच्छी फैसिलिटी मिले। गांव में भी आप लोगों को अच्छे खासे स्कूल देखने को मिले, हॉस्पिटल्स देखने को मिले, रोड देखने को मिले, इंप्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिले और वहां पर भी आप लोगों को सारी फैसिलिटी देखने को मिले। गांव में भी जो डॉक्टर है वो जाते हुए नजर आए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके मेंटेन रखना कॉस्ट को, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो इसी को बोला जा रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो मतलब यही है किस तरीके से कटिंग एज टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोग कॉस्ट को बैलेंस करके चल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहें और कॉस्ट भी मेंटेन रहे, दोनों में बैलेंस कैसे करना है ये सोचने वाली बात है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, एयरफोर्स के द्वारा जो अभी 8 अक्टूबर को अभी एयरफोर्स डे गया है, उसमें एक ऐप लॉन्च किया गया था। उस ऐप का नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने उसके बारे में, आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो आप लोगों को ऐप का नाम बताना है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। देखिए, आज की डेट में हर एक इंसान के पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन जो है ज्यादातर एरिया में पहुंच चुका है। एक एक क्या हर एक इंसान के पास में दो दो स्मार्टफोन भी देखने को मिल रहे हैं। लाइफ जो है वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है और लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो चुका है। जो पहले लोग आसानी से किसी चीज पे जाने से डरते थे, किसी से बात करने से डरते थे, आसानी से बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, जो पहले जो नॉर्मल इंसान थे, टेक्नोलॉजी यूज करने से डरते थे कि पता नहीं क्या है, क्या हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने से डरते थे कि पैसा चोरी हो जाएगा, अपने घर में रखना ज्यादा पसंद करते थे। आज की डेट में सारी कुछ चीजें चेंज होती ही जा रही है। सब कुछ ऑनलाइन हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसी के अलावा आप लोग देखते हैं पहले स्मार्टफोन के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। आप लोग एक इसके लिए सर्वे भी कर सकते हैं। सर्वे क्या कर सकते हैं, एक A4 साइज सीट लीजिए और उसमें 24 आवर लिखिए। 24 आवर में सोने में क्या करना है, इसके बाद में जो आप लोगों का टाइम है पूरा, उसमें ये देखिएगा एक दिन में आप लोग अपने फोन को कितनी बार उठाकर देखते हैं। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कितने ज्यादा घुसे हुए हैं स्मार्टफोन के अंदर में। तो ये आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा तो टाइम भी वेस्ट करते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि देखिए हर एक चीज में लिमिटेशन रहेगी तो ही अच्छा है। प्यार भी अगर किसी से किया जाए तो वो लिमिटेशन में होना चाहिए। ये नहीं कि इतना ज्यादा हो जाए कि वो अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी तरीके से अगर इंसान की डेथ भी हो जाए तो आदमी खुद इतना अनकॉन्शियस हो जाए कि वो भी अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे। तो किसी भी चीज की अति जो होती है वो बर्बाद होती है। तो कंट्रोल में चीजें आप लोगों को करनी चाहिए, चाहे वो फोन से प्यार हो, चाहे वो किसी भी चीज से क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, उसमें बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है। मोटी मोटे शब्दों में बोला जाए तो अभी जो बात की जा रही है, लोगों का बिहेवियर चेंज देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में और भी कुछ देखने को मिलने वाला है। इंपैक्ट जो यहाँ पर देखने को मिला हेल्थ सेक्टर पर, वो भी कोई स्ट्रेंज नहीं है। जब इतनी सब चीजें चेंज देखने को मिल रही हैं तो ये भी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपैक्टफुल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिला। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी लगभग लास्ट जो 3 डेकेड या लगभग 30 सालों की बात करें तो हमारा हेल्थ सेक्टर भी काफी इंप्रूव हो चुका है। क्योंकि पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था काफी हाई था, मेटरनल मोर्टेलिटी जो डेथ होती थी वो भी, और क्वालिटी जो आउटकम था वो भी काफी कम था। अब अच्छा हो चुका है। कहने का मतलब ये है, बच्चों की जो डेथ होती थी स्टार्टिंग में, जो बच्चे पैदा होते हैं 5 साल के अंदर डेथ होती थी, जो माता होती थी जो वो बच्चे को जन्म देती थी, उनकी जो डेथ होती थी वो भी कम हो चुकी है और अच्छी क्वालिटी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। जो पहले लगभग जो टाइम पीरियड हुआ करता था, एवरेज टाइम पीरियड, वो भी अब काफी अच्छा खासा बढ़कर 70 के एयरफेयर में पहुंच चुका है, एवरेज जो लाइफ है हमारी कंट्री की। पर लेकिन इसी के साथ में बहुत सारी बीमारी भी उभर कर आ रही है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वो भी अपनी जगह है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की अगर आप लोग बात करें तो ये दो इंजन माने जा रहे हैं। एक तरीके से पोटेंशियल है इनके अंदर, जिस तरीके से ये डिलीवरी कर सकते हैं सर्विसेज की, जिस तरीके से आउटकम निकल कर आ सकता है, टाइम सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलेगी। टेलीमेडिसिन की बात करें तो यानी कि बैठा हुआ है कोई जम्मू और कश्मीर में और मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है तमिलनाडु में, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से सब कुछ ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। रिमोटेस्ट एरिया में भी जहां पर डॉक्टर नहीं जाते थे वहां पर डॉक्टर जा पाएंगे। वो टेक्नोलॉजी के बेस पर ही हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी के बेस पर ही सारी चीजें चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, मतलब ये है मशीन जब काम करने लगे इंसानों की तरीके से बिहेव करने लगे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ये सारी चीजें आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कुछ ऐसा काम करिए जिसकी वजह से जो पहले जो बीमारियां हुआ करती थी उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर प्रिवेंट हम लोग कर पाते हैं तो उसमें कम पैसा लगता है, क्योर में हम लोग को ज्यादा पैसा लगता है। तो टेक्नोलॉजी से हम लोग जो पैसा लग रहा था ज्यादा, उसको भी हम लोग बचाने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। ये भी आप लोग यहां पर एक बात बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या क्या निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है टेक्नोलॉजी का यूज करते करते भी हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और यही तो करना है। इसी के बारे में तो सारी लड़ाई है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे कैंसर जो डिजीज हैं वो भी यहां पर प्रिवेंट की जा रही है। इसकी वजह से बॉडी के किस पार्ट में कैंसर है उसको जाकर वहीं पर ही एलिमिनेट किया जा सकता है। ऐसी ऐसी भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में आ चुकी है, बिना बॉडी पे दूसरे पार्ट पर इंपैक्ट डाले हुए। तो ये आप लोग देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये आज की डेट में इतने बड़े बड़े एरिया आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके बेस पर ह्यूमन लाइफ और डिजीज को हम लोग समझ पा रहे हैं, और उसके बेस पर हम लोग फिर मेडिसिन तैयार कर पा रहे हैं जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी के बेस पर ही है। और टेक्नोलॉजी इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सोलर पैनल स्टार्टिंग में इतने महंगे आते थे और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी वो वाटर या फिर कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे कहीं ज्यादा महंगी थी। पर आज की डेट में इतने लार्ज स्केल पर इनको यहां पर हम लोगों ने बना लिया है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आज की डेट में सस्ती है, अगर वाटर से और कोल से हम लोग बात करें तो ये होता है। अगर आप लोग लार्ज स्केल पर कोई काम करते हैं तो जितना लार्ज स्केल पर काम किया जाएगा उतना ही अच्छा आप लोग यहां पर प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलेगी। तो ये तो आप लोगों के सामने हो ही गया। इसके साथ में
में हमारी कंट्री भी अच्छा खासा स्टेप उठाकर चल रही है। अगर हेल्थ की बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन आप लोग बोलिए, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आयुष्मान भारत, जिसके तहत हमारी कंट्री में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है हेल्थ सेक्टर में लगभग 5 लाख का पर फैमिली को। तो ये काफी बड़ा आप लोग एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी कंट्री में अगर कंपेयर करेंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हेल्थ सेक्टर को लेकर। तो आज की डेट में जो नीड है वो यही है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे अफोर्डेबल हम लोग बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, ये सबसे बड़ा टास्क है। और एक बात आप लोग को और बोल देता हूं, यहां पर देखिए, अगर हम लोग इस तरीके का बैलेंस बना पाते हैं, आज के डेट में महान कौन है? महान वो इंसान है जो कुछ ऐसा काम कर जाता है जो नहीं होता है, और फिर उसी की तो हम लोग दुहाई देते हैं कि देखो उसने क्या काम कर दिया। इलोन मस्क का आप लोग नाम ले लीजिए, महात्मा गांधी जी का आप लोग नाम ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम ले लीजिए। तो ये ऐसे इंसान है, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो कि उस टाइम पर कोई नहीं कर पा रहा था, यानी कि उसी को तो करना है। तो डिफिकल्ट यही है कि बैलेंस बनाना, पर इंपॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोगों ने एक बार ये बैलेंस बना दिया तो फिर लोग दुहाई देंगे कि देखो इंडिया ने वो कर दिया, आप लोग भी कर लीजिए। यानी कि फिर हमारा उदाहरण दिया जाया करेगा कि जिस तरीके से इंडिया ने कर लिया है उस तरीके से आप लोगों को भी करना है। तो ये है, आगे बात करते हैं छोटे सा, और यहां पर एक पॉजिटिव नोट दी जा रही है। देखिए, हम आज के डेट में क्या चीजें एंजॉय कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारा टाइम आ गया कुछ ऐसा करने के लिए कि आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे आने वाले टाइम में, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। तो ये कब डिपेंड होगा? जब हम लोग ढंग से काम करके जाएंगे, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ ऐसा करके जाएंगे ताकि उनको प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। इसके लिए क्या क्या बातें हैं, देखिए आज की बात करें अगर हम लोग, कई सारी बातें आप लोग बोल सकते हैं। फ्यूचर कैसा होगा, किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा हम लोग कैसी नींव रख के यहां से जा रहे हैं। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर राइटर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या वे हेल्थियर लाइफ को जी पाएंगे, क्या जो हम करके जा रहे हैं उसको अप्रूव कर पाएंगे, उस सेक्शन उस चॉइस को। इसके अलावा जो इंक्लूसिव या फिर आप लोग सस्टेनेबल जो वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हम लोग उस तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो ये कई सारे क्वेश्चन है जो आज भी क्वेश्चन ही बने हुए हैं। तो हम लोग को ढंग से सोचना पड़ेगा कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कई सारी तमाम बातें हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट में जो बातें की जा रही है, ये की जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जिस एरिया में अच्छा रहता है वहां पर आप लोगों को हायर वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। यानी कि जिस एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होती है, एवरेज एजुकेशन अच्छी मिलती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, यानी कि कमाई अच्छी होती है, ये होता है एचडीआई। तीनों चीजों को तैयार करके एचडीआई बनाया जाता है। जिस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है वहां पर वोटर टर्नआउट भी अच्छा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये, जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा एजुकेटेड होते हैं, वहां पर वोट भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ये ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को खासकर उन सब चीजों पर फोकस देकर चलना चाहिए जहां पर हम लोग खासकर हेल्थ, एजुकेशन और कमाई पर अगर लोगों की फोकस दे तो हम लोग ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। तो पूरा डेटा उसी के बारे में है। यहां पर लिटरेसी रेट की बात की जा रही है, टर्नआउट की बात की जा रही है, यहां पर टर्नआउट की बात की जा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है पूरा। तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा इसके बारे में। तो इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन फैलाइए आप लोग, आधी चीज तो अपने आप ही हो जाएंगी। तो इसलिए कई बार बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट बात यहां पर बोला जा रहा है कि अभी एक ट्रेजेडी देखने को मिली। यहां पर ट्रेजेडी देखने को मिली किसके बारे में? ये सेंटिनल यहाँ पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है यहाँ पर आप लोगों के साथ में। तो ये जो आइलैंड है यहाँ पर, ये जो लोग रहते हैं इनको सेंटिनलीज बोलते हैं। तो जो ये लोग रहते हैं इनके द्वारा यहाँ पर, ये सोसाइटी से बिल्कुल कटे हुए रहते हैं। ना तो इनको ये पता है कि यूट्यूब क्या है, ना इनको ये पता है इंटरनेट क्या है, ना इनको ये पता है हमारा संविधान क्या है, ना इनको ये पता है हमारी कंट्री में कितने स्टेट हैं, ना इनको ये पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा प्रेसिडेंट कौन है, किसके द्वारा हमारा संविधान बनाया गया था। यानी कि इनकी जो दुनिया है वो हम लोगों से बिल्कुल कट है। तो इस तरीके से जब लोग यहाँ पर रहते हैं उनके अंदर एक डर भी रहता है कि बाहर के जो लोग, हम जैसे जो लोग यहाँ पर जाते हैं वो कुछ ऐसा काम यहाँ पर करेंगे जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यानी कि नेचुरल तरीके से रहते हैं, कपड़े वगैरह भी नहीं पहनते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहते हैं, जैसे जिस तरीके से पहले बंदर रहा करते थे या फिर आप लोग बोल सकते हैं हमारे पूर्वज रहा करते थे। और आज की डेट में यहाँ पर जो लोग जाते हैं, कई सारी बीमारी यहाँ पर फैलाई गई, बहुत सारे लोग मारे गए। यानी कि ये इम्यून भी नहीं है, अगर बीमारी यहाँ पर कोई फैलती है उससे ज्यादा ये इम्यून भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई, बाहर से कोई आदमी आता है तो ये उस पर एकदम प्रहार करते हैं ताकि ये अपनी जान बचा सके। तो ये पर्सनैलिटी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की, और यहाँ पर ये जाने का मूड में, यहाँ पर ये जाने गए के आसपास वाले एरिया में। और सबसे बड़ी बात ये थी
ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक नहीं किया। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे, यहाँ पर इनको अपने रिलीजन के बारे में बताना चाहते थे। तो जैसे ही यहाँ गए तो इनको धनुष बाण के द्वारा मार दिया गया और यहाँ पर ये बोला गया था कि ये उस एरिया में गए जो कि प्रोहिबिटेड एरिया था। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी आजादी के बाद में यही बात बोली थी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको आप लोग उनके तरीके से रहने दीजिए। हम लोग अपने तरीके से रहते हैं, वो अपने तरीके से रहते हैं। अगर वो कपड़े पहनकर नहीं रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो असभ्य है। तो इसका मतलब तो आप लोग ये बोलेंगे जो भी जानवर है सारे वो असभ्य हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए तो हम लोग सभ्य हो गए हैं। आप लोग जानते हैं कि इंसान से ज्यादा खतरनाक जानवर आज के में इस धरती पर नहीं है, अगर ढंग से आप लोग आंख खोलकर देखेंगे तो। क्योंकि अपने फायदे के लिए इंसान किस हद तक गिर जा रहा है आज की डेट में, ये आप लोग के आसपास में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इस इंसान जितना खतरनाक प्राणी आज के डेट में इस धरती पर कोई नहीं है। तो बात घुमा फिराकर यही आती है कि जो नेचुरल तरीके से रह रहे हैं, अपना कस्टम, अपने लॉ, अपनी लाइफ को अलग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, अब हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकली इतना पावरफुल हो चुके हैं, हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि मंगल ग्रह और चांद पर हम लोग पता नहीं कब के पहुंच चुके हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नेचुरली रह रहे हैं हम लोग उनके बोले कि पिछड़ा हुआ है। वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं यार, किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना। पर लेकिन जब इंटरफेयर होता है और फिर कोई इस तरीका यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आते हैं तो फिर सामने बोलते हैं कि ये क्या हो गया। इसीलिए बोला गया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के भी द्वारा कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, उनके एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, पर लेकिन उनके तरीके से, ऐसा नहीं है कि अपने तरीके से। यानी कि डेवलपमेंट उनका होगा पर उनके तरीके से होगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहां पर बोला था ट्राइबल एरिया को इस तरीके से टैकल कर हम लोग चलेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, देखिए कुछ तो ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जो आज के में जो हमारे जो मेन कस्टम्स है, जो मेन चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन ये कुछ ट्राइबल एरिया ऐसे हैं जहां पर इनका कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इनमें इंटरफेयर करना सही बात नहीं है, तो इनको अलग तरीके से हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। तो इनके बारे में अलग तरीके से फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए। ओके, ये था कंप्लीट आर्टिकल। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है, आरबीआई के गवर्नर ने बोला है कि भैया ऑटोनॉमी दो, सेंट्रल बैंक को अपने हिसाब से काम करने दो, इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। और खासकर अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है जो भी यहाँ पर पैसे वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, कहां पर क्या क्या बातें होनी है उसके बारे में बात की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं टोटल, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 आप लोगों को मतलब देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के। तो सारे मिलाकर यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन रहना है वो देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी को जो हेड करते हैं वो गवर्नर करते हैं, जो कि उर्जित पटेल जी हैं यहाँ पर। तो इन्हीं सब बातों में डिस्कस किया जा रहा है किस तरीके से बेसल नेम को इंप्लीमेंट करना है और राइटिंग में देना पड़ेगा जो जो भी यहाँ पर बातें हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से बैलेंस बनाकर चलना है, बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी जो न्यूज़पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर 2017 के कंपेयर में 2018 में बढ़ता हुआ नजर आया, लगभग 20% वो बढ़ चुका है। यानी कि लोग जो है आज के में द हिंदू को पढ़ना प्रीफर कर रहे हैं। द हिंदू एक शानदार न्यूज़पेपर आप लोग बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि आप लोगों को सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, फालतू की बातें नहीं बताता है, और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, ऐसे आप लोग बोल लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग बोल लीजिए, डायरेक्ट आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। खासकर साउथ इंडिया में तो नंबर 1 न्यूज़पेपर ये बोला जाता है। तो इसलिए आप लोग यहां पर कुछ भी डाउट नहीं करना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर की बात की जा रही है, यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच चुके हैं लाहौर में। आज वहां पर इसके लिए यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि हमारी कंट्री में 26 में यहाँ पर इसके लिए पत्थर रख दिया गया। अब यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ पर? ये किया जाएगा पंजाब, यहाँ पर पाकिस्तान में, जो कि इमरान खान वहाँ पर आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छी बात है, देखते हैं किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बांग्लादेश सिटीजन को पहले विजिट करने के लिए सिक्किम और लद्दाख वाले एरिया में यहाँ पर मना किया जाता था, अब टूरिस्ट वीजा देने की बात की गई है, मेडिकल बेसिस पे, ग्राउंड है मेडिकल। ओके, इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन जिसको CWC बोलते हैं, इसने अभी यहाँ पर यह है मेकाडाटू, ठीक है, ये मेकाडाटू प्रोजेक्ट कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये न्यूज में है। इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा कल, जिसका नाम है HYSIS, ठीक है। तो ये सैटेलाइट कल छोड़ा जाएगा, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब क्या है? अर्थ को ऑब्जर्व करेगा कि कहां कहां पर क्या क्या बातें हैं। आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में काफी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। किस व्हीकल से छोड़ा जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिलने वाले हैं। G20 की मीटिंग जो अभी होने वाली है बुनोस एरीज में, ठीक है। कहां पर है ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। तो देखने को मिलेगी अच्छी बात यहां पर। तो देखते हैं क्या होता है। नासा की इनसाइट जो है, वो इनसाइट जो फ्लाइट थी वो मार्स यानी कि लाल ग्रह पर लैंड हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मालावी आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गई कंट्री यहाँ पर मालावी। सबसे बड़ी बात ये है कि लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें आसपास वाली कंट्री की, तंजानिया हो गया, यहाँ पर ये हो गया जाम्बिया, ये हो गया यहाँ पर जिम्बाब्वे, और ये हो गया यहाँ पर मोजाम्बिक, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पर आप लोगों के सामने है मालावी लेक, जिसका नाम यहाँ पर न्यासा भी बुलाया जाता है। न्यासा लेक कहां पर पड़ती है आप लोग याद रखिएगा,
तंजानिया और मालावी और मोजाम्बिक, क्योंकि बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 कंट्री के बॉर्डर ये आप लोगों को टच करती नजर आएगी। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये इसका फ्लैग है। बात करें करेंसी की तो यह है मालावियन कवाचा, और बात करें कैपिटल की तो यह है लिलोंगवे, तो ये इसकी वो कैपिटल हो गई और ये करेंसी होगी। तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अच्छे आंसर दिए गए प्रियंका के द्वारा। मालावी के बारे में आप लोगों को बता ही दिया। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रिकमेंड किया जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड कमीशन, ये कोस्ट एंड प्राइस के द्वारा ये कमीशन है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो सुनील अरोरा 23rd यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे बनने वाले हैं। ओपी रावत जो आज की डेट में प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन है। दिल्ली चलो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों का क्वेश्चन का, उसको भी आप लोग देखिएगा। नीचे लिंक मिल जाएगा जो मैंने आप लोगों को बोला था सजेशन देने वाली वीडियो का, उसके नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सजेशन देना है, जो कि आप लोगों को नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।